हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा होम साइंस सब्जेक्ट का 10th चैप्टर चल रहा है और इसके हम दो पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बच्चों और युवाओं के बारे में पढ़ा कि ये क्यों संवेदनशील होते हैं, इनके लिए कौन सी सेवाएं कार्यरत हैं, कौन से संस्थानों में कार्य किया जा रहा है और इनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। आज हम इसका पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम वृद्ध जनों के बारे में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत में वृद्ध जनों की जनसंख्या की विशिष्ट विशेषताएं क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 विशेषताएं बताई गई है, पर इन विशेषताओं को जानने से पहले हम जानेंगे कि हम वृद्ध व्यक्ति किन्हें कहेंगे या वरिष्ठ नागरिक किन्हें कहेंगे। अनेक देशों में वरिष्ठ नागरिक 65 ईयर्स या अधिक आयु वाले व्यक्ति होते हैं, जबकि भारत में 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वरिष्ठ नागरिक किसे कहते हैं और उनकी आयु सीमा क्या होती है। भारत में वृद्धजनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा जो 1947 में लगभग 29 ईयर्स थी, अब बढ़कर 63 ईयर्स हो गई है। यह 63 ईयर्स होने का क्या कारण है स्टूडेंट्स? इसका कारण है कि अब लोग स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो गए हैं, उनकी जानकारी बढ़ गई है और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उन तक पहुंच रही है, जिसके कारण कि और साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत अपना विकास किया है, जिससे कि रोगों को दूर करने की क्षमता बढ़ी है। तो यह जो जीवन प्रत्याशा है अब वो 63 ईयर्स हो गई है। भारत वरिष्ठ जनों की जनसंख्या में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अब हम जो वृद्ध लोग हैं उनकी विशिष्ट विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि कौन सी विशेषताएं हैं। इनमें से अधिकांश 80% जो वृद्धजन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनसे सेवाओं का वितरण एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। वृद्धजन है उन तक सेवाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि 80% जो वृद्धजन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि वृद्ध व्यक्तियों 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। थर्ड पॉइंट है कि वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी जनसंख्या, वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या 30% बढ़ चुकी है और ये जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है और उन्हें वो सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो कि हमारे वृद्धजनों को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वृद्धजनों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं? इस उम्र के अनेक व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य एक प्रमुख सरोकार है। यहाँ पे सरोकार का अर्थ है इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अनेक व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वृद्धजन कम शारीरिक शक्ति और रक्षा क्रियाविधियों के कारण लोगों के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इस उम्र तक आते आते व्यक्तियों की जो कार्य क्षमता है, जो शारीरिक क्षमता है वो कम हो जाती है और शरीर की जो रक्षा क्रिया विधियां हैं वो कम हो जाती है। तो ये जो वृद्धजन होते हैं ये अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, बीमारियों के अतिरिक्त उम्र बढ़ने के साथ अनेक अपंगताएं जैसे दृष्टि कमजोर होना और मोतियाबिंद के कारण अंधापन, तंत्रिका विकार के कारण बहरापन, ये कुछ समस्याएं हैं जो कि वृद्धावस्था के अंदर एक सामान्य समस्याएं होती हैं, जो कि जिसे बहुत सारे जो ओल्ड एज पीपल है वो फेस करते हैं। सबसे पहली है कि जो दृष्टि है वो कमजोर हो जाती है, यानी आंखें कमजोर होना शुरू हो जाती है और बहुत सारे जो वृद्धजन है उन्हें मोतियाबिंद के कारण अंधापन आने लग जाता है। तंत्रिका विकार के कारण बहरापन होने लग जाता है, उनकी जो सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता है उसमें कमी आती है। गठिया के कारण चलने फिरने में परेशानी और अपनी देखभाल कर पाने में असमता आदि हो जाती है। इस समय जो हड्डियां होती हैं वो थोड़ी कमजोर होनी शुरू हो जाती है, शरीर की कार्य क्षमता कम होने लग जाती है, जिसके कारण चलने फिरने में परेशानी होने लगती है और शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। अनेक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन चक्र में यह अवस्था ऐसी अवधि हो जाती है जब वे अपने बच्चों का विवाह हो जाने अथवा आजीविका कमाने के लिए परिवार से बाहर चले जाने के कारण अकेलेपन की पीड़ा झेलते हैं। यह वो अवस्था होती है जब वृद्धजन होते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है। विवाह के कारण और
अपनी आजीविका कमाने के कारण वो परिवार से बाहर चले जाते हैं। जैसे उनके बच्चों की अगर जॉब बाहर है तो नेचुरली उनको काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो वृद्धजनों को अकेलापन झेलना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है और उनकी कार्य क्षमता उस समय तक कम हो जाती है। अनेक व्यक्ति अकेलेपन और अलग होने के कारण दूसरों पर बोझ बन जाने की भावना अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने स्वयं के कार्य भी स्वयं नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी बीमारियां इस समय हावी होने लगती है शरीर के ऊपर और अकेलापन एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। उन्हें अपने बच्चों के साथ रहने का अवसर कम मिल पाता है, जिसके कारण और कई बार अपनी बीमारी के कारण और अन्य कारणों के कारण वो दूसरों के ऊपर बोझ बनने का अनुभव करने लगते हैं। अनेक वृद्धजन व्यक्ति जो होते हैं वो आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह तनावपूर्ण महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसों की डिमांड अपने बच्चों से करनी पड़ती है और बहुत बार बच्चों की ऐसी स्थिति नहीं हो पाती है कि वो उन्हें पैसे दे सकें, और अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं तो वो तनावपूर्ण स्थिति महसूस करते हैं। उनकी दवाइयों के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं और अगर वो नहीं हो पाता है तो वो एक अकेलापन, एक तनावपूर्ण वातावरण महसूस करने लगते हैं, तनावपूर्ण जीवन महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से महानगरों में पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में भी बिखराव होने के साथ ही पारंपरिक मूल्यों में भी परिवर्तन हो रहे हैं। अब पारंपरिक मूल्यों में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं स्टूडेंट्स, कि पहले संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता था, आजकल जॉब्स के कारण और बहुत सारे अन्य कारणों के कारण न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हो गया है, जिसके कारण कि परिवार बिखर जाता है और वृद्धजनों को अकेले रहना पड़ता है। शहरी जीवन की कुछ विशेषताएं: छोटा परिवार, एकल परिवार, बुजुर्गों की देखभाल के लिए समय की कमी, रहने के लिए सीमित स्थान, महंगे रहन सहन, अधिक कार्य घंटे, क्योंकि शहरी जीवन के अंदर कार्य क्षमता जो है, कार्य करने के जो घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, रहन सहन बहुत महंगा है। गाँवों का जीवन सरल होता है और वहाँ पे रहन सहन थोड़ा सस्ता होता है, पर शहरी जीवन के अंदर जगह की कमी है, परिवार छोटा होना चाहिए, एकल परिवार का कॉन्सेप्ट है, तो बुजुर्गों की देखभाल के लिए समय निकाल पाना उनके बच्चों के लिए और परिवारजन के लिए मुश्किल हो जाता है। निकट और विस्तारित परिवार के अंतर्गत कम सहायता का एक कारण है। कभी कभी निजता, अपने लिए समय स्वतंत्रता, भौतिकता और आत्मकेंद्रित होने जैसी प्रवृत्तियां भी वृद्धजनों की उचित देखभाल में सक्षम ना होने का कारण होती है, कि परिवार के अन्य लोग चाहते हैं कि उनका जीवन स्वतंत्र हो, वो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करें। भौतिकता और आत्म केंद्रित होने जैसी प्रवृत्तियां, कि वो अकेला रहना चाहते हैं, वो भौतिक सुख सुविधाएं लेना चाहते हैं, जिसके कारण उन्हें लगता है कि वो वृद्धजनों के साथ ना रहे और वो उनकी देखभाल भी नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसे समय में वृद्धजन अकेले रहते हैं जब परिवार का सहारा उनके लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। इस प्रकार जरा इंजन प्रमुख सामाजिक चुनौती बन जाती है और बुजुर्गों की आर्थिक और स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना और एक ऐसे सामाजिक परिवेश का निर्माण करना आवश्यक हो गया है जो वृद्धजनों की भावनात्मक आवश्यकताओं के लिए अनुकूल और संवेदनशील हो। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जाना कि वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं, हमने इसके कारणों को जाना कि बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण कि वृद्धजन संवेदनशील होते हैं। सबसे पहला कारण उनका स्वास्थ्य है, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य में बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं। शरीर के जो शारीरिक अंग है वो थोड़े कमजोर होने लगते हैं, जिसमें कि दृष्टि कमजोर होने लगती है, सुनने की क्षमता में कमी आती है, पाचन तंत्र की क्षमता में कमी आती है। इसके अलावा जो उनके बच्चे होते हैं वो अपनी आजीविका कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण उन्हें अकेलापन महसूस होता है और बहुत सारे अन्य कारण हैं जिनके कारण कि जो वृद्धजन है वो संवेदनशील हो जाते हैं। इसका अध्ययन हमने अभी यहाँ पे किया है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है कि इस समय ये जो वृद्धजन है उन्हें परिवार की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर आश्रित होना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ा कि वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। अब
इन कारणों को पढ़ के हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था में बहुत सारी परेशानियां होती है। ये परेशानियां सभी वृद्धजनों के लिए, ऐसा नहीं है कि ये परेशानियां सभी वृद्धजनों के लिए होंगी। बहुत सारे वृद्ध ऐसे भी होते हैं जो अपना सार्थक जीवन, एक अच्छा जीवन जीते हैं। अनेक परिवारों में बुजुर्गों का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। बुजुर्ग जनसंख्या का एक सकारात्मक विशेषता यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले के जीवन काल में उन्होंने बहुत अच्छा कमाया हुआ होता है, जिससे कि वो इस उम्र में आर्थिक रूप से स्ट्रांग होते हैं और सक्रिय होते हैं। ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि वह ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहां सेवानिवृत्ति की कोई विशेष उम्र निर्धारित नहीं है। जो अपना जहाँ पे जिन एरिया के अंदर उन्हें रिटायरमेंट नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पे वो एक अधिक उम्र तक कार्य करते हैं और जिससे कि उन्हें वेतन भी दिया जाता है, तो वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग होते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि बुजुर्गों को मानव संसाधन के रूप में माना जाए और उनके व्यापक अनुभव और बाकी क्षमता का उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए किया जाए। जो उनके जीवन के अनुभव हैं, उन्हें लेके राष्ट्र का विकास के अंदर उनका योगदान किया जाना चाहिए, योगदान होना चाहिए। सरकार द्वारा उनके स्वस्थ और अर्थपूर्ण जीवन यापन की क्षमता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार ने इस हेतु 1999 में वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति को अपनाया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई? तो वह 1999 में लागू की गई। यह आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि वृद्धजनों, हम जो वृद्ध व्यक्ति है वो हमारे लिए आवश्यक है, वो हमारे मानव संसाधन के रूप में है और उनका जो अनुभव है, जो व्यापक अनुभव है, उन्हें हमें राष्ट्र के विकास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इस तथ्य को देखते हुए सरकार ने इन वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया है। थर्ड क्वेश्चन इज, वृद्धजनों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। हमने जाना कि वृद्धजनों की विशेषताएं कौन सी हैं और वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। अब हम जानेंगे कि वृद्धजनों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम है बुजुर्गों की मूलभूत जरूरतों, विशेष रूप से जिन बुजुर्ग लोगों को त्याग दिया गया है परिवार के द्वारा, बुजुर्गों के लिए भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल की पूर्ति के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिससे कि उनकी जो बेसिक नीड्स है, जिसमें भोजन और उनके रहने की व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य की देखभाल का ध्यान रखा जा सके। सेकंड पॉइंट है अंतरपीढ़ीय संबंधों, विशेष रूप से बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के बीच संबंधों के विकास और उन्हें सशक्त करने के लिए कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, जिसमें कि जो एक जनरेशन गैप आया है, इसको समझना चाहिए और इस समझ को विकसित करने के लिए बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के बीच के जो संबंध है, उनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं कि जिससे कि उनका आपसी जो समझ है वो विकसित हो सके। सक्रिय और उत्पादक, अर्थपूर्ण रूप से वृद्धावस्था गुजारने को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए मनोरंजन के कार्यक्रम होने चाहिए, उन्हें अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए, जिससे कि उनकी ये जो वृद्धावस्था है ये बहुत ही अच्छी हो सके, वो उसे आसानी से और एक अच्छे वातावरण में गुजार सके। फोर्थ पॉइंट है वृद्धजनों को संस्थागत और गैर संस्थागत देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे गवर्नमेंट संचालित संस्थाएं हैं और बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि वृद्धजनों की देखभाल करते हैं, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनकी जो वृद्धावस्था है उनमें उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वृद्धावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान, पैरवी और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, जिसमें कि बहुत सारी रिसर्च की जाती है कि इस समय उनको किस तरीके का वातावरण दिया जाना चाहिए, उन्हें कौन से देखरेख की आवश्यकता हो है और इस जागरूकता को समाज तक फैलाने की आवश्यकता है। इस हेतु कार्यक्रम बनाए जाते हैं। 6 पॉइंट है भोजन, देखरेख व आश्रय प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सदन बनाए गए हैं, ओल्ड एज हाउस बनाए गए हैं, ओल्ड एज होम बनाए गए हैं, जहाँ पे कि उन्हें भोजन प्रदान किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और उन्हें रहने की व्यवस्था दी जाती है। वृद्धावस्था सदनों में रहने वाले ऐसे बुजुर्गों के लिए विश्राम गृह, सतत देखभाल गृह, जो गंभीर रूप से बीमार हों
और जिन्हें सतत उपचार या नर्सिंग देखभाल और आराम की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे वृद्ध जिन्हें लगातार उपचार की आवश्यकता होती है और उन्हें एक अटेंडेंट की आवश्यकता होती है कि उन्हें 24 घंटे कोई देखभाल कर सके। तो इस तरीके के कार्यक्रम लागू किए गए हैं जिससे कि वृद्ध जनों को सुविधा पहुंचाई जा सके, उनके लिए उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। बुजुर्गों के लिए बहु सेवा केंद्र जो उन्हें दिन में देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन के अवसर, स्वास्थ्य देखभाल और संगी साथी प्रदान करते हैं। यह जो बहु सेवा केंद्र होते हैं, यहाँ पे वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल की व्यवस्था होती है। जो पढ़ना चाहते हैं, शिक्षित होना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो सुविधाएं प्रदान की जाती है। मनोरंजन के अवसर प्रदान किए जाते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है और वहाँ पे सभी वृद्धजन व्यक्ति एक साथ रहते हैं जिससे उनको अपने साथी मिल जाते हैं। ग्रामीण और सुदूर तथा पिछड़े इलाकों में रहने वाले वृद्धजनों के लिए मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयां प्रदान की जाती हैं, जिससे कि जहाँ अगर ग्रामीण इलाकों के जो वृद्धजन हैं वो शहर तक नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए मोबाइल चिकित्सा देखभाल यूनिट्स हैं जो कि वहां जाके उनकी देखभाल करती है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करती है। अल्जाइमर रोग यानी कि पागलपन के रोगियों के लिए डे केयर सेंटर, दैनिक देखभाल केंद्र, जिससे कि अल्जाइमर के रोगियों को विशेष दैनिक देखभाल प्रदान किया जा सके। उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, तो ये जो देखभाल है इसके लिए डे केयर सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे इस प्रकार के रोगियों को रखा जाता है और उनका इलाज किया जाता है। बुजुर्गों के लिए सहायता और परामर्श केंद्रों का निर्माण किया जाता है जिससे कि उनकी काउंसलिंग की जा सके और परामर्श दिया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके। ऐसे सेंटर्स बनाए जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और बुजुर्गों के लिए विशेष देखभाल, जिससे वृद्धजनों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। वृद्धजनों के लिए अपंगता तथा सुनने में सहायता के लिए सहायक उपकरण यंत्र प्रदान किए जाते हैं। जिन वृद्धजनों को विशेष प्रकार के उपकरणों की सहायता होती है, जैसे जिनको कम सुनाई दे रहा हो या चलने में कठिनाई हो, तो उन्हें विशेष प्रकार के उपकरण दिए जाते हैं जिससे कि वो अपना जीवन सुचारू रूप से जी सके। बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक, भौतिक चिकित्सा केंद्रों का निर्माण करना। तो स्टूडेंट्स, ये सर्विसेज है जो कि सरकारी रूप से सरकार के द्वारा और गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा वृद्धजनों को दी जाती है, जिससे कि उन्हें उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा किया जा सके और उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा सके। इस प्रकार की जो उनको आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके। तो ये सभी सेवाएं उन्हें प्रदान की जाती है। वृद्धजनों और देखभाल करने वालों के लिए जैसे उनकी अपनी देखभाल, निवारक स्वास्थ्य देखरेख, रोग प्रबंधन, उत्पादन और स्वस्थ बुजुर्ग के लिए तैयारी, अंतरपीढ़ीय संबंध के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें जैसे हमने आगे पढ़ा कि सहायता और परामर्श केंद्र हैं, उन्हें उसमें बताया जाता है कि आने वाले समय के लिए किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से रोग प्रबंधन किया जाए। इस हेतु उन्हें परामर्श केंद्रों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं कि जो इन वृद्धावस्था के व्यक्तियों की देखभाल करते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि उनकी देखभाल में किसी प्रकार की कमी ना रहे। बच्चों, विशेष रूप से जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, विद्यालयों वाले और महाविद्यालयों के बच्चों में संवेदनशीलता जगाने के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस पेंशन योजना के अंतर्गत ऐसे बुजुर्गों के लिए बनी है जिन्हें निराश्रित माना जाता है, अर्थात जिनके पास अपना निजी अथवा परिवारजनों से वित्तीय सहायता द्वारा आजीविका का साधन नहीं होता है। लाभार्थियों को 65 वर्ष से अधिक होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है। तो यह बुजुर्गों व्यक्तियों के लिए बनाई गई है और ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए है जो कि निराश्रित होते हैं, उनके पास आश्रय नहीं होता है और उनके पास वित्तीय सहायता के लिए आजीविका का साधन नहीं होता है। आजीविका के साधन ना होने के कारण इस प्रकार की पेंशन योजनाएं लागू की गई है। और यह किन व्यक्तियों को दी जाती है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए है कि 65 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए
और उनके पास अपना आयु प्रमाण पत्र और निराश्रित होने का प्रमाण होना चाहिए। इस हेतु राज्य सरकारें अपने निजी संस्थानों से इस राशि को बढ़ा भी सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो कि हमारे वृद्धजनों के लिए लागू किए गए हैं सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा, जिससे कि इन कार्यक्रमों और इन योजनाओं के द्वारा हमारे जो वृद्धजन हैं वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए कौन कौन से कौशलों और क्षमताओं का विकास होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जो इस एरिया में काम करना चाहते हैं, जो लोग इसमें अपना रोजगार के अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक अच्छे योजनाकार होने चाहिए, एक अच्छे प्रबंधक होने चाहिए और परीक्षक होने चाहिए। इन लोगों को जो कि इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, उन्हें इस संवेदनशील ग्रुप की सभी जानकारी होना आवश्यक है, उनके बारे में पूर्ण जानकारी होना और उस जानकारी के आधार पे उनके लिए प्लानिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, समय समय पर उसको इवेलुएट करना, ये सारे गुण और कौशल होने अति आवश्यक है। अब सबसे पहला पॉइंट है इसमें जन कौशल। जन कौशल का अर्थ है कि इस प्रकार के संगठन को चलाने के लिए और लोगों के साथ काम करने के लिए जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अनेक पदों पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके साथ किस प्रकार से बातचीत करनी है, उनको क्या कार्य दिया जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें सबसे पहला है समुदाय और समाज। बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम अथवा संगठन अथवा संस्थान तभी सफल होगा यदि समाज में उनमें शामिल होना या उसके अपना होने की भावना होगी। ऐसा तब होगा जब कार्यक्रम में शुरुआत से ही उन लोगों को सम्मिलित करने की योजना बनाई जाती है जिनके लिए उसे बनाया जाता है। तो जिन टारगेट ग्रुप के लिए, चाहे वो बच्चे हों, युवा हो या वृद्धजन हो, उनमें उसी एज ग्रुप के लोगों को उस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि वो आगे आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सेकंड है भागीदारी से योजना बनाना और उनका प्रबंधन और क्रियान्वयन करना किसी प्रभावी कार्यक्रम के आधार स्तंभ होते हैं। और जब भी इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है तो यहाँ पे योजना बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि योजना सही होगी तो उसे सही प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसका प्रबंधन किया जाएगा और जो भी कमियां आएगी उसे हर स्टेप पे ही सॉर्ट आउट किया जाएगा, जिससे कि हर ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से और अच्छे तरीके से चलाया जा सके। अतः समाज के साथ संबंध और समाज की भागीदारी को बढ़ावा देना आपके काम के प्रमुख पहलू हैं। प्रमुख पहलू का अर्थ हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे कि समाज के लोगों की भागीदारी इस कार्य के लिए होनी अति आवश्यक है। जब समाज के लोग आगे आएंगे और हमारे इस संवेदनशील ग्रुप के ऊपर कार्य करेंगे तो इस कार्यक्रम को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। सेकंड पॉइंट इज निजी क्षेत्र। वित्तीय संस्थान, कंपनियों और संगठन जीवन नवाचारी कार्यक्रमों की सहायता के लिए व्यापक तौर पर आगे आए हैं। यह एक सकारात्मक कदम है क्योंकि यह निजी क्षेत्र के लिए सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का एक अवसर है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एरियाज हैं जहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि इस संगठन के ऊपर कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं। वो एनजीओज चला रहे हैं जिसमें इस विशेष संवेदनशील समूह पे कार्य किया जा सके और इनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा किया जा सके। थर्ड है सरकारी अधिकारी। वित्तीय सहायता और विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सरकारी विभागों से बातचीत की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि जब तक इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में सरकार का योगदान नहीं रहेगा तब तक सफल हो पाना संभव कम होता है। अतः सरकार की भागीदारी होनी आवश्यक है जिससे कि इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को वित्तीय सहायता मिल सके, क्योंकि बिना आर्थिक सहायता के इस प्रकार के कार्यक्रमों को चला पाना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप होना आवश्यक है। संगठन में काम करने वाले व्यक्ति। संगठन के सुचारू रूप से
चलने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वहाँ के सभी लोग, लाभार्थी और काम करने वाले व्यक्ति दोनों के बीच में आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध हो। किसी संगठन की सफलता के लिए यह एक प्रमुख कारक है कि जिन लोगों के लिए काम किया जा रहा है और जिनके द्वारा काम किया जा रहा है, यानी जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जिनके ऊपर वो कार्य किया जा रहा है, उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। तभी कोई भी संगठन सुचारू रूप से चल सकता है और वो संगठन तभी सफल हो सकता है। प्रशासनिक कौशल, पहला हमने पढ़ा जन कौशल, उसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े। अब उसका सेकंड पार्ट है प्रशासनिक कौशल। किसी संगठन या कार्यक्रम को चलाने या उसका प्रबंधन करने में वित्तीय हिसाब किताब रखना, व्यक्तियों की भर्ती करना, स्थान किराए पर देना, उपकरण खरीदना, जैसा कि हमने आगे पढ़ा कि वृद्धजनों को उपकरणों की आवश्यकता होती है, उनके लिए पैसों की आवश्यकता होती है, आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें बेसिक उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, और ये कितनी सहायता दी जा रही है, इसका वित्तीय कितना पैसा लगाया जा रहा है, इसका हिसाब किताब रखना ये बहुत आवश्यक है। तो इस हेतु प्रशासनिक कौशल होने आवश्यक है। यदि इनमें से प्रत्येक पहलू के लिए कोई अन्य किसी विशेष कार्य हो, लेकिन आपके लिए भी यह आवश्यक और सहायक हो सकता है कि आपको इसमें प्रत्येक मुद्दे की मूलभूत समझ होनी चाहिए कि हर एक पहलू में क्या कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को किस प्रकार करना चाहिए। जैसे हिसाब किताब रखना है तो वह हिसाब किताब किस प्रकार रखना चाहिए, जिससे कि सारा ज्ञान रहे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आ रहा है, उस पैसे का सही प्रकार से उस टारगेट ग्रुप के लिए उपयोग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यह समझ होनी अति आवश्यक है। कुछ व्यक्ति किसी विशिष्ट जरूरतमंद लक्ष्य समूह के लिए कोई नया संगठन शुरू और स्थापित करना चाह सकते हैं। ऐसे उद्यमी व्यक्तियों को उस उपयुक्त स्थान के लिए सभी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए जहां पर यह काम करना है। तो कुछ व्यक्ति हैं जो कि इसमें अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहते हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि इस संगठन के ऊपर कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए और अपने विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिससे लक्षित लाभार्थियों को लाभ हो और उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं का संयोजन, संगठन को चलाने के लिए वित्तीय सहायता, कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की देखरेख के लिए विभिन्न कौशलों की जानकारी वाले कर्मचारियों की भर्ती, जिसमें संगठन के पंजीकरण की औपचारिकताओं, कार्यक्रम के क्रियान्वयन, आवर्ती मूल्यांकन और फीडबैक प्रतिक्रिया पर आधारित कार्यकलापों को करना शामिल है। अर्थात कि जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, और उस कार्यक्रम को चलाने के लिए, उस सर्विसेज को देने के लिए पूरी योजना होनी चाहिए। उस योजना को पूरे सही प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। हर स्टेप पर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का अर्थ है स्टूडेंट यहाँ पे जांच करना कि कितने पैसे आ रहे हैं, क्या जो सुविधाएं हैं वो सही प्रकार से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और फीडबैक लेना, मतलब जो ये टारगेट ग्रुप है इनसे वापस से फीडबैक लेना कि वो इस सुविधाओं से सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये सर्विसेज उनको कैसी लग रही है या उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किए जाने चाहिए, इस सभी जानकारी का होना अति आवश्यक है। तो ये 2 प्रकार के कौशल के बारे में पढ़ा हमने, जन कौशल और प्रशासनिक कौशल। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए देखभाल हेतु रोजगार और करियर के विकल्पों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से रोजगार के साधन हैं जो कि इस एरिया में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपना करियर आगे बना सकते हैं। तो इस हेतु सबसे पहले तो इस विशेष ग्रुप के लिए जानकारी अर्जित होनी आवश्यक है। इनके प्रति समझ होनी चाहिए कि इनकी क्या बेसिक आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जाना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गृह विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। अब इसे अन्य नाम जैसे कि परिवार और समाज समुदाय विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है गृह विज्ञान को। तो इसमें स्नातक की डिग्री प्राप्त की जा सकती है, ग्रेजुएशन की जा सकती है, और यह डिग्री कार्यक्रम जो है वो तीनों संवेदनशील जो समूह जो कि हमने पढ़े हैं, बच्चे, युवा और वृद्धजन, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन है जिसके द्वारा कि इन कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है।
और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें कि इस प्रकार के करिकुलम को पढ़ा जा सकता है। और इसमें जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, उसमें एक है गैर सरकारी संगठन प्रबंधन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम, और दूसरा है युवा विकास कार्यक्रम में डिप्लोमा। तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों दिए जाते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा। इसमें जानकारी प्राप्त की जा सकती है। गृह विज्ञान में ग्रेजुएशन करके इसमें अपना करियर या रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने लक्षित समूह को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना निजी संस्थान स्थापित करें। लक्षित समूह का अर्थ है कि जो लोग बच्चों के साथ कार्य करना चाहते हैं, युवा वर्ग या वृद्धजन के साथ जो कार्य करना चाहते हैं, तो जो उनका टारगेट ग्रुप है उसके साथ वो अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि किसी प्रतिष्ठित संस्थान और कार्यक्रम में प्रबंधन कर सकते हैं, प्रबंधक बन सकते हैं और किसी स्तर कार्डर में काम कर सकते हैं। मौजूद कार्यक्रम और संस्थानों में रिसर्चर के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में, मूल्यांकनकर्ता के रूप में और परीक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो संस्थान उन कार्यक्रमों को चला रहे हैं, उन कार्यक्रमों में नए नए पॉइंट्स को लेके उसके ऊपर रिसर्च करना, उनकी जांच करना, इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अपना 10th चैप्टर कंप्लीट किया है। आप इसे पढ़ें, समझें और याद करें और इसके नोट्स बनाएं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।